Hello all students. In this video we shall continue our grammar topic संधि। तो हमने अभी तक स्वर संधि में उसके 4 प्रकार देखे हैं। कौन कौन से देखे हैं? तो सबसे पहले हमने देखा था स्वर संधि के बारे में, फिर स्वर संधि की दीर्घ संधि, दूसरा प्रकार गुण संधि, तीसरा वृद्धि और चौथा यण संधि। अब अयादी संधि जो उसका 5वां प्रकार है स्वर संधि का, वो हम देखेंगे। तो नियम है क यदि पहला नियम है कि ए बड़ा ए ओ और औ से आगे कोई इनसे भिन्न स्वर आए, इन मतलब कि जिन्हें स्वर दिए हैं अ ए ओ औ, उनसे कोई और भिन्न स्वर आता है तो ए या आए और ओ का औ तथा औ का आव बन जाता है। यानी कि ए का अय बनेगा, फिर बड़े ए का आय बनेगा, ओ का औ बनेगा और औ का आव बनेगा। अब ए बड़ा ए और औ का जब किसी और स्वर से ध्वनि से हम संधि करेंगे तो उनके अय आय औ और आव बनेंगे। कैसे तुम देखते हैं। अ प्लस अ जब हम मिलाएंगे दोनों का ध्वनियों को तो क्या बनेगा? अय। इसको उदाहरण है ने प्लस अन तो नयन, चे प्लस अन तो चयन। फिर है बड़ा ए और अ को जब हम मिलाएंगे ए प्लस अ तो क्या बनेगा? आय बनेगा। उसके उदाहरण है गे प्लस अक तो गायक, नई प्लस अक तो नायक। फिर बड़े ए और छोटे ई को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आई। गे प्लस इका तो गायिका। फिर ओ और अ को जब हम मिलाएंगे, ओ प्लस अ जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अव। अव का जो उदाहरण है जैसे कि भो प्लस अन तो भवन, हो प्लस अन तो हवन। फिर आगे का जो नियम है वो है ओ प्लस छोटा ई, तो ओ प्लस ई जब हम मिलाएंगे तो अवी बनेगा और उसके उदाहरण है भो प्लस इष्य तो भविष्य, पो प्लस इत्र तो पवित्र। अब दो लास्ट जो नियम है वो ये है कि औ और अ को जब हम मिलाएंगे दोनों ध्वनियों को, औ प्लस अ तो आव बनेगा, पौ प्लस अन यानी पावन। फिर दूसरा है औ प्लस छोटा ई जब हम मिलाएंगे औ प्लस ई इज इक्वल टू आवी बनेगा, नौ प्लस इक यानी नाविक। और आखिरी नियम है ओ प्लस उ जिसका बनेगा आउ, तो उदाहरण है भो प्लस उक तो भावुक। अब यहाँ पे एक टिप्पणी दी गई है कि परंपरागत रूप से अयादी संधि मान्य है, परंतु उपयुक्त सभी उदाहरण में शब्दांश में संधि है, शब्दों में नहीं। शब्दांशों में संधि है, शब्दों में नहीं है। अंतः नयन, शयन, गायक, पवन आदि शब्द संधि युक्त शब्द न होकर मूल शब्द के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। यानी कि ये संधि नहीं है, मूल रूप में हम इन शब्दों को स्वीकार कर लिया है और इसीलिए अयादी संधि के नियमों का प्रयोग केवल मूल धातुओं से नए शब्द बनाने में होता है। जब हम नए शब्द बनाते हैं मूल धातुओं में से तभी हम अनायादी जो संधि है उसका उपयोग करते हैं, नहीं तो इसका उपयोग नहीं होता है। फिर है व्यंजन संधि, संधि का दूसरा प्रकार व्यंजन संधि और उसमें अलग अलग नियम है, उसके प्रकार हैं। तो सबसे पहले व्यंजन ध्वनि के निकट स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन ध्वनि है जो व्यंजन क ख ग ये सारी व्यंजन ध्वनियाँ हैं, उनके निकट कोई भी स्वर या व्यंजन दूसरे ध्वनि आती है और मूल जो व्यंजन है उसमें परिवर्तन लाती है तो उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन होना। जैसे कि यदि वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, द, प के बाद किसी भी वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण ग, द, ज, ढ, ण, द, ध, व, भ, य, र, ल, व, ह या कोई स्वर आए तो पहला वर्ण भी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे कि क का
क का घ हो जाएगा, च का झ हो जाएगा, त का द हो जाएगा, प का ब हो जाएगा। यानी कि जो पहले दिए थे वर्ग, पहला वर्ण है क, च, ट, प। अब उसमें तीसरे स्वर को हम जब तीसरे में उसका कोई भी स्वर या व्यंजन आता है उसको हम ध्वनि से जोड़ते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, तीसरा उसका वर्ग है, वर्ण है, चौथा वर्ण उसमें परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है, पहले और चौथे स्वर को मिलाते ही तीसरे स्वर जो है स्वर या फिर व्यंजन जो भी वर्ण है उसमें परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, दिक क है वो पहला वर्ण है और गज घ है वो चौथा है या फिर तीसरा है वर्ण है। तो घ और क को मिलाकर दिग्गज यानी क निकल जाएगा और क्या उसकी जगह हो जाएगा, तीसरा या चौथा वर्ण आ जाएगा, क्या, घ। यानी कि पहला जो वर्ण है उसकी जगह तीसरा या चौथा वर्ण ले लेगा। यानी कि दिक प्लस खज का दिग्गज, वाग प्लस दत्ता का वागदत्ता, सत्य प्लस वाणी का सद्वाणी, भगवत प्लस भक्ति का भगवत भक्ति, सद प्लस भावना का सद्भावना, अप प्लस ती का उपलब्धि, अंज प्लस अंत का अंजत। दूसरा नियम है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तित होना। यानी कि पहले वर्ण जो था क ख ग त, क च ट त प, ये पहले वर्ण है। अब इनकी जब कोई भी स्वर या यानी कि यहाँ पे दिया गया यदि वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प, कौन कौन से पहले वर्ण है, क च ट त प के बाद न या म आए तो पहले वर्ण का रूपांतर पांचवें वर्ण में हो जाएगा। पांचवा वर्ण कौन है, में होता है, जैसे कि क का हो जाएगा ड, यानी च का हो जाएगा दूसरा ज, ट का ण, त का न, प का म, इस तरह से उनमें परिवर्तित है। उदाहरण देखें तो वाक प्लस मय वाडमय, षट प्लस मात षण्मास, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, सत प्लस नारी सनारी, उत प्लस मत उन्मत्त। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क ट त या फिर स त त जो है वो परिवर्तित होके ड झ ण न म में परिवर्तित हो गए जब हम उसको जोड़ते हैं। फिर तीसरा जो नियम है त संबंधित विशेष नियम। त से संबंधित विशेष नियम क्या है, तो पहला त के पश्चात अगर ल आता है तो ल हो तो क्या होगा, त का ल हो जाएगा। जैसे उत प्लस लेख तो उल्लेख, त का क्या हो गया, ल हो गया। शरत प्लस लाज शरलाज। फिर त के पश्चात अगर ज या छोटा ज या बड़ा ज आता है तो क्या होगा, त का झ हो जाएगा। जैसे कि सत्य प्लस जन तो सज्जन। फिर त के पश्चात ट या ड आता है तो उसका भी त की जगह ट या ड ही रखेंगे। जैसे कि तट प्लस टीका तटिका। त के बाद श या त आता है तो क्या होगा, उसकी जगह च या श की जगह छ हो जाएगा। यानी तो उत प्लस श्वास तो उच्छ्वास, उत प्लस शिष्ट तो उच्छिष्ट। त के बाद च या छ हो तो त का च या छ हो जाएगा। उत प्लस चारण उच्चारण, उत प्लस चरित उच्चरित, उत प्लस छिन उच्छिन। फिर त के बाद अगर ह आता है तो उसके स्थान पर त के स्थान पर क्या होगा, ध। अगर त के बाद त ध्वनि के बाद ह ध्वनि आती है तो उसका ध हो जाएगा जब हम संधि जोड़ेंगे तब। तत् प्लस हित, त के बाद ह आया, तत् प्लस हित में उद्वित ध हो गया। उत प्लस हत प्लस उद्वत। फिर दूसरा है नियम छ संबंधित नियम। तो छ संबंधित नियम क्या है, यदि किसी स्वर के बाद छ आए तो छ से पहले च का आगमन हो जाता है। यानी किसी भी स्वर के बाद छ आता है, स्वर ध्वनि के बाद व्यंजन छ जो स्वर है वर्ण वो आता है तो छ की जगह च आ ही जाता है। जैसे कि उसमें छ के साथ च को जोड़ देते हैं हम। अनु प्लस छेद, अब यहाँ पे कहीं च नहीं है पर हम इस नियम के अनुसार उसमें च जोड़ेंगे तो अनुच्छेद च जुड़ जाएगा।
छत्र प्लस छाया, छत्र छाया। आगे नियम है म से संबंधित नियम। यदि म के पश्चात क या म तक कोई व्यंजन आए तो म उस व्यंजन के पंचम वर्ण में बदल जाता है, अर्थात क या का ड हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, ट का ण हो जाएगा, त का न हो जाएगा, फ का म हो जाएगा। जैसे कि सम प्लस कल्प यानी संकल्प, अहम प्लस कार यानी अहंकार, सम प्लस चय संचय, सम प्लस पात संपात, सम प्लस बोधन संबोधन, किम प्लस कर्त किंकर। अब अन्य नियम क्या है? तो अन्य नियम में है म से परे म आने पर द्विध मम का प्रयोग होता है, यानी कि दो बार अगर म है फिर दूसरे संधि में भी म आता है। पहली संधि के जो पहला वर्ग है उसमें म है, दूसरे वर्ग जिस हम ध्वनि से जोड़ रहे हैं उसे उसमें भी म है, यानी कि सम प्लस मुख दोनों में म है। अब इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो मम बनेगा, सम्मुख, दो म हो गए जुड़ गए, सम्मुख बन गया। फिर म से परे य र ल व ह स श या स आने पर म का रूपांतर अनुस्वार में होगा, अनुस्वार में हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर क्या लग जाएगा? डॉट लग जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक उदाहरण है सम प्लस योग, तो उसका क्या हो जाएगा? संयोग। तो यहाँ पे उसका जो अनुस्वार है वो लग जाएगा। सम प्लस रक्षण संरक्षण, सम प्लस लाभ संलाप। फिर दूसरा नियम है न का ण, न के स्थान पर न हो जाएगा। रू नियम है रू र श से परे न का ण हो जाएगा, परंतु यदि बाद में चर्वग्र टर्वग्र तवर्ग्र स और स आए तो न का ण नहीं होगा। अब इतने में ही नहीं होगा, बाकी सब जगह पे न का ण होगा। जैसे कि परि प्लस नाम परिणाम, प्रण प्लस मान प्रणाम प्रमाण, ऋण प्लस न ऋण। फिर अपवाद में क्या दिया गया है यहाँ पे? दुर्जन, पर्यटन, दर्शन, रचना, अर्जुन, अर्चना, रतन आदि शब्दों में क्रमशः झट स च स ध्वन व्यंज व्यवधान के कारण न का ण नहीं हुआ है। किस लिए नहीं हुआ है? क्योंकि उनमें वर्ग तरवर्ग या श या श ध्वनि आती है, इसलिए हमने उसका न का ण नहीं किया है। फिर श का श करना, इस श का हम इस श में परिवर्तन करेंगे। नियम है श से पहले अ या आ से भिन्न स्वर हो, अ या आ से कोई और स्वर हो, ये दोनों स्वर को छोड़ के हो तो स और श हो जाएंगे। जैसे कि अभि प्लस शे तो अभिषेक, शु प्लस सुक्ति तो सुषुप्ति। फिर अपवाद में है अनु प्लस स्वर तो अनुस्वर। अब इनके अलावा कोई भी और नियम नहीं है यहाँ पे, तो आगे की जो नियम है हम आगे के जो प्रकार हैं वो आगे की संधि के प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको इसको उदाहरण देखने हैं और समझने की कोशिश करनी है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।